हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम स्टडी करेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है। उसके बाद इसके ब्रांचेज में से जो मेनली जो मुख्य ब्रांच है माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी वो भी कवर करेंगे। उसके साथ साथ जो की पॉइंट आएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो भी हम कवर करेंगे और भी काफ़ी सारी चीज़ जो कि इसमें मिलेगी। और ये हम समझने वाले हैं बिल्कुल आसान भाषा में। तो आपको एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठना है, जहाँ पे भी आपको लगे कंसेप्ट को नोट करते जाना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है? तो बेटा इकोनॉमिक्स को समझने से पहले हमको स्केरसिटी जो इसमें कंसेप्ट आता है वो समझना पड़ेगा। स्केरसिटी क्या होता है? स्केरसिटी मतलब इसको बोला जाता है हिंदी में दुर्लभता। इसका मतलब है बेटा कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है। क्या है? लिमिटेड रिसोर्स है और अनलिमिटेड वांट्स है, मतलब असीमित आवश्यकताएं। ये बेटा हमारे व्यक्तिगत लेवल से लेके वर्ल्ड लेवल पे है। व्यक्तिगत लेवल पे भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं और अनलिमिटेड आवश्यकताएं होती है। उस तरीके से वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, या बोला जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे इस दुनिया में बेटा सीमित संसाधन और असीमित आवश्यकताएं किसकी? मनुष्य की। तो बेटा यही क्या है? स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो स्केर रिसोर्सेज का मतलब क्या है? सीमित संसाधन है। और हमारी क्या है बेटा? अनलिमिटेड वांट्स है हमारी। ठीक है, हमारी आवश्यकताएं क्या है बेटा? अनलिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स क्या करता है? इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो स्केर रिसोर्सेज है वर्सेज जो बेटा ये अनलिमिटेड वांट्स है, इनके बीच में जो डील होती है वही क्या है बेटा? इकोनॉमिक्स है। तो स्केर रिसोर्सेज दुर्लभ संसाधन और असीमित मतलब सीमित संसाधन और असीमित आवश्यकताओं के बीच जो बैलेंस बनता है वही क्या है बेटा? इकोनॉमिक्स है। ये आप एक एग्जांपल से ले सकते समझ सकते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति को ले लिया जाए, आप खुद ही ले लीजिए, ठीक है, अपने आप को ले लीजिए। आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है। लिमिटेड रिसोर्स में आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि मनी से स्टार्ट करते हैं। आपके पास 50,000 रुपीज है, ठीक है। तो आप बेटा, और आपके पास अनलिमिटेड वांट्स है, मतलब अनलिमिटेड आपकी इच्छाएं हैं, गाड़ी भी खरीदनी है, ये भी करना है, वो भी करना है। फर्स्ट प्रेफरेंस आप किसको देंगे? आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, उनमें फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे? तो आपको लगेगा कि एजुकेशन अभी इंपॉर्टेंट है, तो पहले एजुकेशन लेते हैं, उसके बाद सारी चीजें। तो बेटा आपने क्या किया? च्वाइस मतलब चूज किया। इसमें अनलिमिटेड वांट्स में क्या किया? चूज किया किसको? एजुकेशन को, और सभी को छोड़ दिया। तो क्या पकड़ना है, मतलब क्या हमको चूज करना है और क्या त्याग करना है, क्या छोड़ना है, ठीक है। तो वो सब क्या है बेटा? वो सारा कंसेप्ट ही क्या है? इकोनॉमिक्स है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सीमित संसाधनों असीमित आवश्यकताओं के बीच जो डील होती है, ठीक है, जो संतुलन बनाया जाता है, और उसके बाद उस संतुलन से क्या लिंक होता है बेटा? प्रोडक्शन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन और उपभोग, ठीक है। तो ये एक व्यक्तिगत लेवल पे भी होता है, एक देश के लेवल पे भी होता है, एक वर्ल्ड के लेवल पे भी होता है। जैसे ही आपने कोई भी अनलिमिटेड वांट्स में से कोई भी एक वांट चूज की, ठीक है, जैसे कि एजुकेशन, ठीक है, तो कुल मिला के फिर एजुकेशन का प्रोडक्शन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसका कंजप्शन किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो इन सभी चीजों की स्टडी की आपने। सीमित संसाधन असीमित संसाधन के बीच में कैसे बैलेंस बनाया, और उसके बाद उसका प्रोडक्शन, वितरण और डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन, ये सारे प्रोसेस को अगर सम्मिलित कर लिया जाए और इसको सोशल साइंस की एक ब्रांच के अंदर स्टडी किया जाता है, तो उसको बेटा इकोनॉमिक्स बोला जाता है। उसी ब्रांच का नाम इकोनॉमिक्स है। तो सीधा सीधा आपको क्या याद रखना है? नेक्स्ट हम स्लाइड पे चलते हैं, इसका डेफिनेशन देखते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा, इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ इस लाइन को आपको याद रख लेना है। असीमित संसाधन और असीमित संसाधन आवश्यकताओं के बीच डील इकोनॉमिक्स है, जो कि व्यक्तिगत लेवल से लेके वर्ल्ड लेवल पे हो सकती है, ठीक है बेटा। चलिए, तो यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है इकोनॉमिक्स की। फर्स्ट डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ सकते हैं, यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो यह समझाता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित संसाधन, जैसे कि पैसा एक संसाधन है, समय, सामान, का उपयोग करके हम अपनी असीमित जरूरतों और इच्छाओं को पूरा कैसे करते हैं। तो इसको कौन समझाता है बेटा? इकोनॉमिक्स। और यह हमें सिखाता है कि क्या चूज करना है और क्या छोड़ना है, मतलब क्या त्यागना है, क्या चूज करना है, और क्या ट्रेड ऑफ का मतलब क्या छोड़ना है, ठीक है बेटा। क्या त्यागना है, कैसे करें, ठीक है, ताकि समाज का या व्यक्ति का कल्याण बढ़ सके। अगर आप एज ए पर्सन के लेवल पे अभी देख रहे थे कि मेरे को एजुकेशन चाहिए, तो आपने इसमें क्या देखा? आपने इसमें देखा कि मेरा भला किस में है, वेलबींग किस में है, एजुकेशन में है या उस 50,000 से मोटरसाइकिल परचेज करने में। तो आपने सोचा एजुकेशन में, क्योंकि एजुकेट होने के बाद आपकी खुद की कॉस्ट, जो ह्यूमन एसेट हो आप अपने आप में, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है।
तो कुल मिला के तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी ये थी। तो इससे क्या हुआ, आपकी वेलबींग बढ़ी। तो इसी तरीके से अगर एक समाज, ठीक है, अपनी अनलिमिटेड आवश्यकताओं में से कुछ चूज करता है, तो बेटा वो किसको ध्यान में रखता है, कल्याण को, मतलब वेलबींग को, कि उसकी उस समाज की वेलबींग बढ़े। इस तरीके से इसको हम एक कंट्री के लेवल पे भी देख सकते हैं कि जब कंट्री में भी बेटा लिमिटेड रिसोर्स होते हैं और अनलिमिटेड नीड्स होती है कंट्री की। तो जैसे कि हमारा देश था शुरुआत में, जब 1947 में आजाद हुआ, तो बेटा सबसे पहले हमने इंडस्ट्री इनके ऊपर फोकस नहीं किया, बल्कि किसके ऊपर फोकस किया, फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी, ठीक है। क्यों किया, क्योंकि बेटा हमारी प्रायोरिटी ये थी, हमारी वेलबींग भलाई इसी में थी। इसी तरीके से क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं थे। अनलिमिटेड हमारे पास न तो पैसा था, नहीं हमारे पास रिसोर्सेज का मतलब जो भी संसाधन थे, ठीक है, वो सब थे कि हम उस टाइम, आप सोच रहे होंगे कि फैक्ट्री स्थापित कर लेते फिर फूड, नहीं बेटा, पहले हमारी वेलबींग भलाई किस में थी, फूड में। उसके बाद धीरे धीरे जाके हमने फिर 1991 में जाके उदारीकरण की तरफ, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ फोकस किया उसके दरमियान, ठीक है। तो पहली प्रेफरेंस क्या थी हमारी, ये। तो हमने किसका त्याग किया बेटा, ठीक है, जो, तो ये वाला कंसेप्ट ही अभी हम समझेंगे कि जिसका त्याग करते हैं उसको क्या बोला जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जब लिमिटेड रिसोर्सेज का क्या नाम, हम उपयोग करते हैं और हमारे असीमित इच्छाओं जो जरूरतों को पूरा करते हैं, ठीक है, तो इसको कौन समझाता है, इसको वह विज्ञान जो कि इसको समझाता है वो इकोनॉमिक्स कहलाता है, ठीक है बेटा। और इस कंडीशन में हमें लिमिटेड रिसोर्स और अनलिमिटेड वांट्स में हमको चूज करना पड़ता है और त्यागना पड़ता है, ठीक है। ताकि, क्यों करना पड़ता है, ताकि व्यक्तिगत लेवल पे कर रहे हैं तो व्यक्ति का कल्याण बढ़े, समाज और देश के लेवल पे कर रहे हैं तो उसका कल्याण, मतलब उसकी वेलबींग बढ़े, ठीक है। तो सबसे बड़ा फोकस किस पे होता है बेटा, हमारा वेलबींग पे, कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज उसके उस पोटेंशियल पे करें कि हमारी ज्यादातर आवश्यकताएं पूरी हो। और सबसे मुख्य चीज, हमारा जो कल्याण का स्तर है, वेलबींग का स्तर है। कल्याण क्या है बेटा, कुल मिला के लोगों की जो भलाई है, ठीक है, कि वेलबींग का मतलब सीधा सीधा भलाई से लिख सकते हैं कि लोगों का उद्धार या लोगों का भला किस चीज में होगा, सारे के सारे समाज का, सारे के सारे देश का, उसको वेलबींग कहा जाएगा। एक और डेफिनेशन यहाँ पे दे रखा, आप पढ़ सकते हैं। अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो अध्ययन करता है कि व्यक्ति, व्यवसाय, सरकार है, ठीक है, तीनों लेवल पे ले लिया, व्यक्ति के, व्यवसाय के और सरकार, इस समाज के सीमित संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो जिसमें इन चीजों का स्टडी किया जाता है वो क्या कहलाता है बेटा, इकोनॉमिक्स। ये दुर्लभता की स्थितियों में किए गए वही वही वाली चीज ऊपर जो बताई गई है वो यहाँ पे बता रहा है। तो बेटा इकोनॉमिक्स समझ में आ गया। स्केरेसिटी मतलब स्केर रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स के बीच में जो डील होती है और जिस चीज की चॉइस होती है, जिसकी को छोड़ा जाता है, ठीक है, इन सभी का अध्ययन, इन चीजों के बीच में जो डील होती है उसका स्टडी किया जाता है बेटा, उसको क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि रियल लाइफ में इकोनॉमिक्स कैसे काम करता है। एक यहाँ पे एक बच्चा है या एक व्यक्ति है राहुल, उसके पास 50,000 रुपए है। उसको दो विकल्प मिलते हैं। उसके पास देखो बेटा अनलिमिटेड वांट्स है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ दो चॉइस ले रहे हैं, यहाँ पे दो विकल्प ले रहे हैं। हमारे रियल लाइफ में अनलिमिटेड विकल्प होते हैं, ठीक है बेटा। तो उसके पास पहला विकल्प है एक नई मोटरसाइकिल खरीदना, दूसरा है कि पैसे को फिक्स डिपॉजिट में निवेश करना, जो कि उसको 7% सालाना ब्याज देता है। अब या तो वो ये कर सकता है या वो ये कर सकता है, क्योंकि पैसे क्या है, लिमिटेड है, ओनली 50,000 है। अब केवल और केवल एक नीड पूरी हो सकती है, या तो वो फिक्स डिपॉजिट करवा दे या मोटरसाइकिल खरीद ले। तो यहाँ पे अब इकोनॉमिक्स काम करता है। अब उस व्यक्ति मतलब उस राहुल के लेवल पर इकोनॉमिक्स काम करेगा और वो कहेगा कि बेटा आपके पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्स है, ठीक है, और अनलिमिटेड तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दो क्या है, विकल्प है, ठीक है बेटा, दो ऑप्शंस है। अब वो कहेगा कि लिमिटेड रिसोर्स है, अब ऑप्शंस है, दो ऑप्शंस है, उसका इकोनॉमिक्स क्या है, कहेगा कि इनके बीच में डील करो, कि ठीक है, कि आपको पहली प्रेफरेंस किसको देनी है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स कैसे लागू होता है कि वह चूज करेगा एक को और दूसरे को बेटा स्किप करेगा। कहने का मतलब वही ट्रेड ऑफ करेगा, ट्रेड ऑफ करना बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है, छोड़ने को, या बैलेंस बनाएगा। ट्रेड ऑफ को बैलेंस भी कहा जाता है, जैसे कि इस तरीके से दो चीजें ए और बी, इनमें अगर इनको इस तरीके से ले लिया जाए
ठीक है, तो लगभग लगभग इसी को ट्रेड ऑफ कहा जाता है, ताकि और इसको करने के लिए बेटा किसी न किसी चीज को छोड़ना होता है। चलिए, तो यहाँ पे काम क्या, संसाधनों की कमी है, इसके सिटी है, राहुल के पास सिर्फ 50,000 रुपए हैं, दोनों काम नहीं हो सकते। तो अगर वो चॉइस करता है, उसने क्या चूज किया कि उसे तय करना है होगा कि अगर उसकी चॉइस क्या होगी, मोटरसाइकिल की तात्कालिक खुशी या एफडी से भविष्य में मिलने वाला ब्याज, मतलब दोनों में से एक बेटा क्या करना होगा, चूज करना होगा। और यहाँ पे एक नया कंसेप्ट निकल के आता है जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। वो बेटा, एक मिनट, वो है बेटा यहाँ पे क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसेप्ट क्या है, अभी मैं इसको आपको क्लियर कर देता हूं। कि जब हमारे पास विकल्प हो, दो या दो से अधिक, किसमें, इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ रहे होते हैं, या डेली लाइफ में, रियल लाइफ में हम पढ़ रहे होते हैं, जब हमारे पास दो विकल्प होते हैं, ठीक है, तब जाके एक कंसेप्ट निकल के आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब राहुल के पास बेटा दो विकल्प है, एक तो बाइक, ठीक है, और एक एफडी। जब हमारे पास दो विकल्प हो, लिमिटेड रिसोर्स हो, दोनों में से एक चूज करना हो, तो बेटा जिसको चूज किया जाता है और जिसको चूज करने के बदले जिसको छोड़ा जाता है, वही उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। जैसे कि अगर वह मोटरसाइकिल चुनता है, क्या चुना बेटा, अगर वो मोटरसाइकिल चुनता है तो उसका अवसर लागत एफडी से मिलने वाला 3500 सालाना ब्याज होगा। तो इसको समझाते हैं कि अगर वो मोटरसाइकिल चुनता है तो बेटा उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, एफडी। सीधा सीधा समझते हैं, दिमाग अपना खोल लीजिए। अगर उसके पास दो ऑप्शन है, एक तो बाइक का, एक एफडी का, ठीक है, अगर उसने बाइक चूज की तो बेटा वो क्या सोचेगा कि अगर मैं ये बाइक चूज कर रहा हूं तो इसकी भी अपने आप में एक कीमत है। इसकी कीमत क्या है बाइक चूज करने की, इसकी यह कीमत है कि अगर मैं बाइक चूज नहीं करता तो उसकी जगह एफडी करवाता, और एफडी में मेरे को सालाना 3500 रुपए ब्याज मिलता, और प्रिंसिपल अमाउंट तो रहता ही। तो इस बाइक की एक्चुअल कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट क्या है बेटा, इस बाइक की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, जो इसके साथ में जो विकल्प है जिसको बाइक के बदले छोड़ा गया, वो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। जहां पे इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी बाइक चूज करते ही एफडी, ठीक है। तो एफडी क्या हो गई बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर उल्टा कर लिया जाए तो बेटा क्या होगा, अगर राहुल एफडी चूज करता है, तो एफडी के बदले उसने क्या छोड़ा बेटा, उसने छोड़ा बेटा बाइक को लेना। तो बेटा एफडी के बदले उसने बाइक को छोड़ा, तो बेटा इस कंडीशन में इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी बाइक। क्या हो जाएगी बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी बाइक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अवसर लागत क्या होती है। अवसर लागत वह लागत होती है कि जिस विकल्प को हम चूज कर रहे हैं उसके बदले जिस विकल्प को छोड़ा जा रहा है वो अवसर लागत है, ठीक है। जैसे कि प्रिया, एक सिनारियो और ले लेते हैं। प्रिया हैज 50,000 रुपीज, सी फेस टू चॉइसेस, बाई ए न्यू लैपटॉप फॉर हर ऑनलाइन बिजनेस और इन्वेस्ट द मनी इन म्यूचुअल फंड 10% एनुअल रिटर्न। तो उसके पास बेटा दो चॉइसेज है, स्केर्सिटी है, मतलब दुर्लभता है कि प्रिया के पास 50,000 रुपए है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, ठीक है, तो उसको चूज करना पड़ेगा। सी मस्ट डिसाइड इमीडिएट प्रोडक्टिव लैपटॉप या फ्यूचर वेल्थ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑन रिटर्न, दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, अगर सी बाइज लैपटॉप, अगर वो लैपटॉप बाई करती है तो लैपटॉप की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, उसके बदले उसने क्या छोड़ा, उसके बदले छोड़ा बेटा उसने 5,000 रुपए ईयर वो कमा सकती थी, ठीक है, किससे, 10% एनुअल रिटर्न से, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के जिसके बदले जो छोड़ा जाता है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। चलिए यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल और ले लूं मैं। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि अगर आपके पास क्या है, 5 लाख रुपीज है, 5 लाख रुपीज है, और आपके पास दो ऑप्शन है बेटा, क्या, एक तो बाइक लेना और उससे आईआईटी की तैयारी करना, ठीक है, कोचिंग करके या किसे पढ़ के बाहर जाके आईआईटी की तैयारी करना। आपने 12th पास की है, आपके पास 5 लाख रुपए हैं, आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप बाइक ले लेते हैं तो बेटा बाइक लेने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत क्या होगी, वो आपको सोचना पड़ेगा कि अगर मैं बाइक नहीं लेता तो क्या करता। तो बेटा आप क्या करते, आईआईटी की तैयारी करते, ठीक है। तो कुल मिला के बाइक लेने के बदले आपने क्या छोड़ा, आईआईटी की तैयारी करना।
तो बेटा बाइक लेने की अवसर लागत क्या होती है कि बेटा जिस अवसर को आपने छोड़ा है, ठीक है, जिस अवसर को आपने छोड़ा है वही उसकी अवसर लागत होगी। जैसे कि अगर आप आईआईटी करते, आईआईटी करके उसके बाद आप एक अच्छी डिग्री हासिल करते और आप अच्छा एक पैकेज लेते, तो बेटा इस बाइक के बदले आपको ये लागत चुकानी पड़ रही है। किसकी? कि आईआईटी करने के बाद अपना एक फ्यूचर बना सकते थे, अपना एक व्यक्तित्व बना सकते थे और अच्छा खासा पैकेज, और अब अपने आप को बहुत आगे समाज में बढ़ा सकते थे, ठीक है। तो कुल मिला के बाइक लेने की एक लागत पड़ी, क्या पड़ी कि आपने ये छोड़ा, ठीक है। तो बाइक की लागत क्या हुई बेटा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? अवसर लागत हुई कि आपका आईआईटी करना और आगे का फ्यूचर बनाना, वो इसकी अवसर लागत हुई। अगर रियल लाइफ में अगर और एग्जांपल ले लें, जैसे कि आपका प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, तो आपके पास 1 लाख, 2 लाख, 50,000, ठीक है, 3 ऑप्शन है रियल लाइफ में, तीनों कंपनियां आपको बुला रही है, तो आप क्या चूज करेंगे? ऑब्वियसली आप ये चूज करेंगे 2 लाख वाला। तो 2 लाख की यहाँ पे बेटा अवसर लागत क्या होगी? यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तो बेटा आप ऐसे मत करना कि 50,000 होगी। जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन होता है, नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन होता है, वही उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो बेटा नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन क्या है? 1 लाख रुपीज, तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होगी। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है व्हाट यू गिव अप टू चूज समथिंग एल्स, कि आप किसी एक चीज को चुनने के लिए क्या चीज गिव अप करते हो, वही आपकी अवसर लागत होती है उस कंडीशन में। तो स्कैरसिटी आपको समझ में आ गया, चॉइस समझ में आ गया, अवसर लागत समझ में आ गई, लाभ, मैक्सिमम सेटिफिकेशन ऑफ डिसीजन, ठीक है, कि आपने अगर बाइक की जगह आईआईटी की तैयारी की तो बेटा क्या होगा? मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन फ्रॉम डिसीजन होगा, और वही आपका इस कंडीशन में लाभ होगा कि मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन होगा कि चलो मैंने बाइक नहीं चूज की, अदरवाइज मैं बाइक चलाते रह जाता और सारा जो मतलब वर्ल्ड है, सारा वर्ल्ड जो ग्रो कर रहा है और मैं बहुत पीछे रह जाता। कुल मिला के तो आप क्या करने जाएंगे? आईआईटी, और उससे क्या मिलेगा आपको? मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन, किससे? डिसीजन से। वही आपका क्या होगा बेटा? यूटिलिटी या लाभ होगा यहाँ पे। तो कुल मिला के इकोनॉमिक्स क्या है? सिर्फ पैसे का, इकोनॉमिक्स सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि जीवन के हर फैसले का विज्ञान है। तो आपकी लाइफ में हर फैसले में आप जो 3 4 5 ऑप्शंस होते हैं जिनमें से एक चूज करते हो, ठीक है, वही क्या है आपका बेटा? इकोनॉमिक्स है। तो चलिए, इट्स साइंस ऑफ एवरीडे लाइफ डिसीजन, ये जीवन के हर फैसले का विज्ञान है। तो इकोनॉमिक्स में बेटा कई सारे ब्रांचेज होते हैं, उसमें मेनली हम जो आज थोड़ा बहुत उसके बारे में ब्रीफ पढ़ेंगे, हल्का फुल्का वो पढ़ेंगे बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें छोटे लेवल पे, मतलब व्यक्तिगत लेवल पे बात की जाएगी। मैक्रो का मतलब इसमें बड़े लेवल पे मतलब इकोनॉमिक्स की बात की जाएगी। तो इधर देखते हैं माइक्रो में क्या होगा बेटा? व्यक्तिगत लेवल पर, व्यक्तिगत लेवल पर, ठीक है बेटा, कंपनी के लेवल पर, और कंपनी, सोसाइटी, समाज के लेवल पर, ठीक है। इसमें माइक्रो में मतलब सूक्ष्म, इसको हिंदी में बोला जाता है बेटा व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसको बोला जाता है बेटा समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। तो माइक्रो में बेटा इसका अध्ययन किया जाता है, व्यक्ति क्या चूज करता है, क्या त्यागता है, कंपनी क्या फैसले लेती है, ठीक है, व्यक्तिगत फैसले से बेटा किस तरीके से मार्केट प्रभावित होता है, ये सारी चीजें किसमें? माइक्रो में। और मैक्रो में बेटा टोटल वर्ल्ड लेवल पे और कंट्री लेवल पे, कि किस तरीके से कंट्री में बेटा जो फिस्कल पॉलिसी बन रही है, मॉनेटरी पॉलिसी बन रही है, ठीक है, किसके लिए? वही इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए, डिमांड सप्लाई को बैलेंस करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ये सारी चीजें जो बड़े लेवल पर, जो एक कंट्री के लेवल पे या वर्ल्ड के लेवल पर जो इकोनॉमिक्स के दायरे में की जाती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है बेटा? मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। तो बेटा जैसे कि इकोनॉमिक्स को हम क्या मान लेते हैं? इकोनॉमिक्स को हम मान लेते हैं बेटा 2 ब्रांचेज में, हमने अभी यहाँ पे माना माइक्रो और मैक्रो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम एक जंगल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ये पूरा का पूरा जंगल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से बेटा क्या, यहाँ से बेटा ये प्लान के थ्रू इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, अभी मैं बताता हूँ इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं। एक मिनट। इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं कि जैसे कि मैक्रो इकोनॉमी है, मतलब मैक्रो इकोनॉमी पूरा का पूरा जंगल है बेटा, ये पूरा का पूरा। तो इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, जो अर्थशास्त्री होते हैं वो क्या करते हैं बेटा? ये प्लान टाइप
ये एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं है। कि जैसे कि हमने ये पूरा जंगल, ठीक है, घना जंगल मान लिया, किसको, मैक्रो इकोनॉमी को। तो इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, वो एक प्लेन में बैठते हैं और इस पूरे जंगल को ऊपर से देखते रहते हैं, ठीक है। ऊपर से कैसे देखते रहते हैं कि क्या चल रहा है, क्या कंडीशन है किस सेक्टर में, ठीक है, कैसे पर्सनल डिसीजंस इसको पूरे को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें कौन स्टडी करता है बेटा, एक इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री स्टडी करता है इस चीज को, किसको, मैक्रो इकोनॉमी को। उसके बाद क्या करता है बेटा, वो अपनी राय देता है, ठीक है, या प्रिडिक्शन करता है। ये सारी चीजें वो करता है कि भाई आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो ये करना चाहिए, अगले वर्ष में क्या नाम है इन्फ्लेशन इतना रहेगा, अगले वर्ष इंडिया का इकोनॉमी रेट इतना रहेगा। ये सारी चीजें बेटा वो इस पूरे सिनारियो को, जो कि मैक्रो इकोनॉमी है, उसको स्टडी करके बताता है। तो इकोनॉमिस्ट का काम क्या होता है, इकोनॉमिस्ट का काम होता है कि इकोनॉमी जो वर्ल्ड की या कंट्री की इकोनॉमी है, ठीक है। जैसे कि अभी व्यक्तिगत स्तर पे तो हम क्या कर रहे थे, व्यक्तिगत स्तर पे यह सब हमारे ऊपर था कि जैसे कि हम बाजार में गए, हमको गाजर खरीदनी है, मूली खरीदनी है या कुछ और सब्जी खरीदनी है, ये सारा हमारा व्यक्तिगत डिसीजन रहेगा। इससे जैसे कि गाजर क्या है, 100 रुपए किलो है, मटर, ठीक है, मटर वो 40 रुपए किलो है, ठीक है। तो बेटा कुल मिला के क्या होगा, क्या नाम है, कुल मिला के क्या होगा, अगर हमारा बजट टाइट है तो हम मटर की तरफ जाएंगे और गाजर को छोड़ देंगे। लेकिन फिर भी अगर हमारा बजट टाइट है और हमारा इकोनॉमी माइंड का काम नहीं कर रहा है तो हम हो सकता है गाजर भी खरीद लें और उसको काम भी ना ले, उसकी यूटिलिटी भी ना लगे, ना मतलब हमको मिल पाए। तो कुल मिला के व्यक्तिगत लेवल पे हो सकता है कि हम कंप्लीट डिसीजन ना ले पाए, लेकिन देश के लेवल पर क्या करते हैं, इकोनॉमिस्ट सजेशन देते हैं, किसको, हमारे देश की गवर्नमेंट को, कि आपको ऐसा करना चाहिए ताकि आपके जो डिसीजंस हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाए, आपके डिसीजंस उन डिसीजंस में कन्वर्ट हो जाए। वही चॉइस वाला गेम आ गया कि क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है, मतलब क्या आपको चूज करना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। कुल मिला के क्या आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि क्या आपको ट्रेड ऑफ करना है और क्या आपको चॉइस करनी है ताकि आपके देश की वेलबींग हाइयर लेवल पे जा सके और आपकी जो लिमिटेड रिसोर्स है मैक्सिमम पोटेंशियल पे यूज हो सके, उनसे से बेटर कंडीशन जो निकल के आती है लाभ की वो मिल सके। वो ये सारा काम क्या करते हैं, इकोनॉमिस्ट करते हैं, किसको गाइड करने के लिए, कंट्री को, और जो सारा वर्ल्ड है उसको गाइड करने के लिए, ठीक है बेटा। तो इकोनॉमिस्ट का जो काम आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं माइक्रो इकोनॉमी, इसका मतलब शॉर्ट इंट्रो तो मैंने यहीं पे दे दिया, मैक्रो इकोनॉमी का भी दे दिया, वही एक बार हम देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमी को व्यष्टि अर्थशास्त्र बोला जाता है। इसका डेफिनेशन है अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों, व्यक्तिगत मैंने बोला था अभी, जो उपभोक्ता मतलब व्यक्ति के लेवल में, फर्म कोई भी छोटी मतलब वो कुल मिला के बिजनेस फर्म होती है, वो एक बाजार, ठीक है। ये सारे के सारे जो व्यक्तिगत इकाइयां के निर्णयों और संसाधनों के आवंटन का अध्ययन करती है। ये क्या चूज करते हैं, ठीक है, वही लिमिटेड रिसोर्स चॉइस और क्या नाम है ट्रेड ऑफ करना, क्या क्या छोड़ती है, इन सभी का अध्ययन क्या किसमें किया जाता है, मैक्रो इकोनॉमी। अगर व्यक्तिगत लेवल पर कर रहे हैं हम, मतलब व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों इनके साथ कर रहे हैं, इनका अध्ययन कर रहे हैं इकोनॉमी में, तो वो कहलाएगा बेटा माइक्रो इकोनॉमी, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र बोला जाता है। तो बेटा इसमें मुख्य विषय क्या होता है, वही डिमांड एंड सप्लाई, बाजार संरचना, ठीक है, प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार इत्यादि सारी चीजें इसमें, उपभोक्ता व्यवहार की, उपभोक्ता का कंज्यूमर का बिहेव कैसा है, कि किन गुड्स पे वो ज्यादा फोकस कर रहा है, ठीक है। कुल मिला के इलेक्ट्रॉनिक्स पे, या कुल मिला के सारी चीजें इसमें उपभोक्ता व्यवहार कैसा है, वो सारा मार्केट के अनुसार डिमांड सप्लाई का गेम इसी से चेंज होता है। ये सारी चीजें इसमें स्टडी की जाती। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब बढ़ेगा तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सारी चीजें कुल मिला के। इसके साथ साथ कीमत निर्धारण, किसी एक वस्तु की कीमत कैसे डिसाइड होगी, ठीक है, वो डिमांड सप्लाई की, डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई कम होगी तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी। इस तरीके से सारी चीज़ें जो बेटा एक व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे उपभोक्ता बाजार फर्म के लेवल पर, इन सारी चीज़ों का जो स्टडी किया जाता है वो किसमें किया जाता है बेटा, माइक्रो इकोनॉमी में। जैसे एग्जाम्पल माइक्रो इकोनॉमी का एक ले लेते, एक कंपनी द्वारा उत्पाद की कीमत तय करना, ठीक है, ये माइक्रो इकोनॉमी का एग्जाम्पल है, ठीक है। इस तरीके से जीएसटी का किसी विशेष उत्पाद पर प्रभाव। तो कुल मिला के अगर हम एक छोटे स्तर पर, कहने का मतलब एक यूनिट के स्तर पर अगर हम स्टडी करते हैं तो क्या कहलाता है बेटा, व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमी। इस तरीके से हम पढ़ते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स की वह ब्रांच जिसमें समग्र अर्थव्यवस्था, जो राष्ट्रीय हो चाहे वैश्विक हो, ठीक है, के प्रदर्शन, संरचना
और व्यवहार का अध्ययन करती है, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था यहाँ पे मैंने आपको बताया था वर्ल्ड लेवल पे और एक कंट्री के लेवल पे अगर हम वही चॉइस और स्केर्सिटी के गेम का स्टडी करते हैं तो वही इकोनॉमी क्या कहलाता है, मैक्रो इकोनॉमी। तो बेटा इसमें वही जैसे कि अभी हम घर के लेवल पे बात कर रहे थे, अब हम देश के लेवल पे बात कर रहे हैं, तो बेटा वो क्या हो जाएगा हमारा जो प्रोडक्शन है वो जीडीपी के रूप में हम पढ़ेंगे, ठीक है, किसमें, मैक्रो इकोनॉमी में। इस तरीके से इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, विदेशी व्यापार, विनिमय दर, एक्सचेंज रेट, ठीक है, फॉरेन ट्रेड, ये सारी चीजें किसमें पढ़ते हैं बेटा, ये एक देश के लेवल पे होती है, इसको मैक्रो इकोनॉमी पढ़ा जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल, भारत सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर से राजस्व एकत्रित करना, ठीक है, और किसी सिंगल पर्टिकुलर वस्तु पे जीएसटी लगना, उसका अध्ययन किसमें किया जाता है, अभी हमने पढ़ा था किसमें, माइक्रो में। अब पूरी जीएसटी का अगर स्टडी किया जा रहा है, ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर का, और उसके थ्रू राजस्व एकत्रित किया जा रहा है, तो ये किसका विषय हो गया बेटा, मैक्रो इकोनॉमी का। आरबीआई द्वारा रेपो रेट में परिवर्तन करना, ये सारे के सारे जो एक कंट्री के लेवल पे या वर्ल्ड के लेवल पे जो भी चेंजेस होते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। चलिए इनमें मुख्य अंतर देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, तो आप देख लीजिएगा। दायरा किसका, वही माइक्रो इकोनॉमी का लिमिटेड दायरा होता है बेटा। दायरा का मतलब जो एक्सपेंशन होता है वो लिमिटेड होता है, इसका बेटा व्यापक होता है, मतलब पूरी की पूरी इकोनॉमी एक देश के लेवल पे इसमें काउंट की जाती है, उसका स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के इसकी बाउंड्री छोटी होती है बहुत, ठीक है, इसमें पूरा देश या पूरा वर्ल्ड शामिल होता है। इसमें मुख्य वेरिएबल, मुख्य चर, मेन वेरिएबल क्या है, कीमत, व्यक्तिगत आय, एक उत्पाद की मांग, ये सारी चीज़ें। और इसमें क्या है बेटा, वेरिएबल जो मेनली वेरिएबल है, जीडीपी, नेशनल इनकम, टोटल डिमांड एंड सप्लाई। बेटा अगर डिमांड सप्लाई आती तो यहाँ पे आएगी टोटल डिमांड एंड सप्लाई, समष्टि अर्थशास्त्र में आएगी। नीतियाँ क्या है बेटा, फर्मों, उपभोक्ताओं के निर्णय, ठीक है, ये डिसीजन क्या करेंगे, मार्केट को प्रभावित करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से क्या होगा, सरकार की नीतियाँ, ये विश्व लेवल पर पूरे मार्केट और इकोनॉमी को प्रभावित करेंगे, जैसे कि ब्याज दर, सारी चीजें, रेपो रेट, ठीक है। इसमें संसाधनों का कुशल आवंटन, ठीक है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है, किसमें, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। किसका, जो रिसोर्सेज है इनका प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे आर्थिक स्थिरता, उद्देश्य क्या होता है बेटा, यहाँ पे व्यष्टि मतलब माइक्रो इकोनॉमी का उद्देश्य तो क्या होता है कि कुशल आवंटन हो, कहने का मतलब वही एक पोटेंशियल पे क्या है, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन और कुल मिला के उसका यूजेज हो। और यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमी में बेटा जो जीडीपी है, ठीक है, कुल मिला के जो इकोनॉमी है उसकी स्टेबिलिटी और उसके डेवलपमेंट, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या होता है मैक्रो इकोनॉमी का, कि जीडीपी में जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो स्टेबल बनी रहे, जीडीपी स्टेबल बनी रहे, और जीडीपी हमारा जो कंट्री है उसमें डेवलपमेंट बना रहे, ठीक है। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और बेटा जो भी परिवर्तन इसमें होते हैं, इसमें माइक्रो इकोनॉमी में, वो मैक्रो इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। अभी हम देखते हैं जैसे कि अंतर संबंध क्या है दोनों में, इंटर रिलेशन क्या है, कि जो समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमी वो मैक्रो इकोनॉमी है, ठीक है, जैसे कि जीडीपी, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र जैसे कि उपभोक्ता के खर्च पर निर्भर करता है। वो सब हम आगे जो जीडीपी है, ठीक है, किन्स का इकोनॉमी है, ये सारी चीज इन सभी में इसको पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक उपभोक्ता का डिसीजन, मतलब उपभोक्ताओं का डिसीजन, जो कंज्यूमर्स का डिसीजन है, जो किसमें आएगा, माइक्रो इकोनॉमी में, वो किस तरीके से जीडीपी को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो कुल मिला के जो भी चेंजेस माइक्रो इकोनॉमी में होंगे बेटा, वो मैक्रो इकोनॉमी के रिजल्ट्स हैं, उनको 100% डेफिनेटली क्या करेंगे बेटा, इम्पैक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे। तो उदाहरण जैसे कि अधिक फर्म में निवेश करें, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो बेटा क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगा, राष्ट्रीय उत्पादन मतलब वही जीडीपी बढ़ेगा। तो व्यष्टि में अगर आई बढ़ता है तो बेटा एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो बेटा क्या, जीडीपी बढ़ता है। समझ में आया आपको, ये सारी चीजें हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकलता है, व्यष्टि पेड़ को दिखाता है, जो माइक्रो इकोनॉमी है क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमी एक एक पेड़ को दिखाता है, जबकि जो समष्टि है मैक्रो इकोनॉमी है वो पूरे जंगल को, जो कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, उसको दिखाता है बेटा। तो दोनों यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़्यादातर यूपीएससी में जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो मैक्रो इकोनॉमी से पूछे जाते हैं। जैसे कि बजट विश्लेषण में समष्टि,
अगर जैसे कि बजट विश्लेषण में समष्टि मतलब वही मैक्रो इकोनॉमी राजकोषीय घाटा और व्यष्टि किसी योजना का प्रभाव। तो बजट विश्लेषण में अगर हम समष्टि और व्यष्टि मैक्रो और माइक्रो को देखें तो राजकोषीय घाटा किसके अंदर आएगा बेटा, वही मैक्रो इकोनॉमी में। और किसी भी स्कीम का जो इम्पैक्ट है वो किसके अंदर आएगा बेटा, वो माइक्रो इकोनॉमी में, माइक्रो इकोनॉमी में। ठीक है बेटा, तो दोनों शामिल होते हैं। अब महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री इनके नाम पढ़ देते हैं। एडम स्मिथ है, ठीक है। तो बेटा इन्हीं को क्या बोला जाता है, जनक बोला जाता है या फादर बोला जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमी, फादर ऑफ इकोनॉमी। और यही क्या बेटा, यही माइक्रो इकोनॉमी के फादर है, माइक्रो इकोनॉमी। ठीक है, दोनों के फादर कौन है, माइक्रो इकोनॉमी और इकोनॉमी दोनों के फादर कौन कंसिडर किए जाते हैं, एडम स्मिथ। और ये किसके निवासी बेटा, स्कॉटलैंड के, यहाँ पे जो दिया हुआ है। और इस तरीके से दूसरे हैं यहाँ पे जॉन मेनार्ड गिन्स, ठीक है। तो ये किसके फादर बेटा, ये हैं फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, इकोनॉमी। ठीक है बेटा, तो ये किसके फादर है, जॉन मेनार्ड गिन्स, ये है मैक्रो इकोनॉमी के फादर। और एडम स्मिथ है बेटा इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी के फादर है। जो यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है, इसको आप समझिए। ये सारे के सारे जो 4 कंट्री हैं वो सारे के सारे मिलके किसका मैप बनाते हैं, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम और जो ब्रिटेन वो इंग्लैंड है बेटा, दोनों अलग अलग चीजें हैं। और ग्रेट ब्रिटेन, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। यूनाइटेड किंगडम क्या है, ये नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड का 2 हिस्सा है। ऊपर वाला जो उत्तरी भाग है उसको नॉर्दर्न आयरलैंड बोला जाता है। नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये चारों कंट्रीज मिलके बेटा क्या बनाते हैं, यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। अगर इन चारों कंट्री में से अगर हम एक हिस्से को छोड़ देते हैं और केवल तीनों कंट्री की बात करते हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, ठीक है, इन तीनों की बात करते हैं, तो ये बनाते हैं बेटा ग्रेट ब्रिटेन, जिसको ब्रिटेन बोला जाता है, ग्रेट ब्रिटेन। क्या, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन। ठीक है, और यही वो लोग थे ये तीनों, ठीक है, यही इसी के लोग थे, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, तीनों मिलके क्या बनाते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, और इन्हीं लोगों ने हमारे कंट्री के ऊपर मतलब औपनिवेशिक शासन किया था, जिनको कि मतलब हम अंग्रेज बोलते हैं। तो ये यहीं से थे, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। हम खाली यही समझ के चल रह जाते हैं कि ये इंग्लैंड से होंगे, नहीं, ठीक है, ये ब्रिटेन से थे। ग्रेट ब्रिटेन कौन कौन से देशों को मिलकर बनता है, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। ठीक है, अगर हम उसमें नॉर्दर्न आयरलैंड को और मिला देते हैं बेटा, तो बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। और इन चारों देशों को बना के क्या बनता है, यूनाइटेड किंगडम। और इन तीनों को बना के क्या बनता है, ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन। ठीक है, तो बेटा कंप्लीटली ये एक यूनिट है यूनाइटेड किंगडम के रूप में। और इनका जो कैपिटल है वो इंग्लैंड का जो कैपिटल बोला जाता है बेटा, लंदन, वही इन चारों का कैपिटल है। ठीक है, तो कुल मिला के एडम स्मिथ थे यहाँ से स्कॉटलैंड से, जो कि इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी के जनक है। और जॉर्ज मेनार्ड किन्स है, वो इंग्लैंड से थे बेटा। ठीक है, दोनों ही किससे थे, ब्रिटेन से थे। तो जॉर्ज मेनार्ड किन्स जो कि फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमी है, वो इंग्लैंड से थे। और एडम स्मिथ जो कि इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी दोनों के क्या फादर है, वो स्कॉटलैंड से थे। और स्कॉटलैंड और इंग्लैंड दोनों ही ग्रेट ब्रिटेन में पड़ते हैं। ठीक है, और यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन का डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों इकोनॉमी की ब्रांचेज, माइक्रो और मैक्रो, एक दूसरे की क्या है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो एक दूसरे को इम्पैक्ट डालती है। तो अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से मतलब कंप्लीटली रूप से जज करने में, समझने में, अंडरस्टैंड करने में ये सहायक है। तो ये स्टेटमेंट आ सकता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कि एक का इफेक्ट दूसरे को, एक में जो भी होता है हलचल, वो दूसरे का इफेक्ट करती है। तो आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। आए हैं तो बेटा आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है अपना जो भी राय है वो, और नहीं आया है तो जो भी डाउट आप लिख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और